नमस्कार जी। तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप फेसबुक पर हैं और इस वक्त पंजाब केसरी टीवी हिमाचल का प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं दिन भर की वो तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर, देश प्रदेश और विदेश की, जो आपके लिए जानना जरूरी है। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे पास काफी खबरें हैं। वंशिज कोहल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चीफ मिनिस्टर दिल्ली से लौट आए हैं। चौधरी संजीव जी, आपका भी स्वागत है। कपिल सिंह गुलेरिया जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप कैसे हैं? विपिन अत्री जी, ओम हीर जी, शांता कुमार जी, नमस्ते आपको। अक्षय चौहान जी, देसराज जी, बड़ा सही नाम है, शांता कुमार जी। पूर्ण ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार असलम, आपका भी स्वागत है। खुशामदीद। बलविंदर गिल जी, प्रिंस सूद जी, योगेश नेगी जी, ज्वालराम जी, जल रक्षक संघ की बात बिल्कुल करेंगे, हमारे ध्यान में है आपका पूरा मसला। राजेश गंगोत्रा जी, ओंकार सिंह जी, रोहित पंडित जी, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। परस सोनम पारस, अनिल ठाकुर, संजीव चौधरी, बलविंदर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बलविंदर गिल जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अनिल ठाकुर जी, विनोद बालिया जी, पुलिस पे बैंड पे चर्चा करेंगे। अनिल जी बिल्कुल करेंगे। ठाकुर साहब बिल्कुल चर्चा करेंगे। परशुराम, सोनम पारस जी, आपका भी स्वागत है। बहुत से लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं जी। विनोद प्रिया मेहरा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिव्या ठाकुर जुड़ गई हैं। लता डोगरा जी का भी स्वागत है। और तमाम लोग पुलिस पे बैंड पे भी जानकारी चाह रहे हैं, बिल्कुल देंगे जी हमारे पास ठीक जानकारी। जतिन शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। युवराज नेगी जी का भी स्वागत है। रीना डोगरा जी, नमस्कार, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। लता गोस्वामी जी, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राकेश चंदेल जी, होमगार्ड जवानों की आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे जी। होमगार्ड मैंने लिख लिया, बिल्कुल उठाएंगे जी। रेहान समर, आपका भी स्वागत है। ऋषभ शर्मा जी, दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली से लौट आए हैं और जो चर्चा थी वो फिलहाल चर्चा ही है और कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसकी आपकी जानकारी दे देंगे। फिलहाल शांति है, कोई बदलाव नहीं होगा। जब होगा तो अचानक होगा। बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी आप जानते हैं कि जब होगा तो अचानक होगा, और किसको बदला जाएगा किसको नहीं बदला जाएगा ये भी शायद स्टेट यूनिट के हाथ में नहीं है, क्योंकि सारी चीजें दिल्ली से चलती हैं, खासतौर से तब जब दिल्ली में जो पार्टी के प्रमुख हैं वो हिमाचल से ही है। ये एक एक चीज उनको पता है, तमाम नब्ज वो जानते हैं। इसलिए ये चर्चा है कि उसको बदला जा रहा है, इसको बदला जा रहा है, ये चर्चाएं फिलहाल बेमानी है। जब बदला जाएगा तभी चर्चा करेंगे। इसको बदल दिया है और क्यों बदल दिया है उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इन चर्चाओं पर विराम है कि निकट भविष्य में बड़ी जल्दी को बदलाव होने वाला है। इन चर्चाओं पर विराम है क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए हैं। उनकी कुछ केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई है। अमित शाह जी से वो मिले, निर्मला सीतारमण से मिले, आर के सिंह से मिले वो, इसके अलावा पीयूष गोयल से मिले। संगठन के स्तर पर भी उनकी चर्चा हुई। आज वो बाया कांगड़ा होकर भी शिमला पहुंच गए हैं। कल वो पहली बार हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। वो दौरा भी देखने वाला होगा। बड़सर विधानसभा की अगर बात करूं तो दिलचस्प बात यह है कि बड़सर विधानसभा को मुख्यमंत्रियों के हनुमानों का विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी में बलदेव शर्मा, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जब थे तब उनके हनुमान माने जाते थे। अभी उसके बाद जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके दो हनुमान थे यहां, मंजीत डोगरा, और उसके बाद जो अभी वर्तमान में एमएलए साहिबान है वहां के लखनपाल साहब, वो इंद्रदत्त लखनपाल, उनको भी उनका हनुमान कहा जाता था। और इसी बीच अब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं तो उनके भी कुछ हनुमान जो है वहां पे सक्रिय हैं। तो हनुमानों की नगरी में कल जयराम आ रहे हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है इस पे चर्चा है। बड़ा दिलचस्प देखने को होगा। पता लगे कि हनुमान आपस में टकराएंगे, और अक्सर टकराते रहते हैं। कांग्रेस के दो हनुमान तो जो है कुश्ती के एक मेले में ही टकरा गए थे और लोगों को लगा कि ऐसा न हो कि पहलवानों को किनारे करके खुद कुश्ती ले लें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राइडर और रेल के आस में बैठे कर्मचारियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उधर आपका झाड़ू हिमाचल प्रदेश में चलना शुरू हो गया है। आज कुछ लोगों ने शिमला में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि उतने बड़े नेता नहीं है, लेकिन ये कम महत्वपूर्ण भी नहीं है। इन दो नेताओं ने करा है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि हमारे पास ये पुख्ता सूची है कि दिल्ली में आम आदमी के सर्वे सर्वा केजरीवाल से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश के 3 पूर्व मंत्रियों, 5 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व सांसदों ने गुहार लगाई है, टाइम मांगा है कि उनको जो है अगले हफ्ते कभी भी जब भी अपनी सुविधा अनुसार आप टाइम देंगे वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये केजरीवाल के दफ्तर से हमारे पास सूचना आई है। एक एक व्यक्ति का नाम है कि किसने मांगी है सूचना, किसकी मार्फत मांगी है, टाइम मांगा है, ये भी हमारे पास जानकारी है। आपसे चर्चा करेंगे इसकी। उधर बीजेपी घर संभालने में लग गई है।
क्या कर रही है बीजेपी, क्या नहीं कर रही है, ये भी बताएंगे। लेकिन कांग्रेस ने उसको एक बड़ा चैलेंज दिया। ये चैलेंज क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। कॉलेजों में बिना एग्जामिनेशन प्रमोशन पर एक बड़ा फैसला आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पिछली बार सारे लोग प्रमोट हुए थे, इस बार ये कैसे चलेगा मामला, कैसे प्रमोशन होगी नहीं होगी, इस पूरी चर्चा को करेंगे। जल रक्षकों, JOIT 817, पुलिस, पपरोला के PG स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड का मसला भी हम उठाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया ने श्रीलंका पर मजबूत पकड़ बना ली है। हालांकि पहले ही दिन 16 विकेट गिरे, टीम इंडिया ऑल आउट होगी और श्रीलंका के 6 विकेट जो है अब तक गिर चुके हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर लेंगे हम लोग उस फैसले की जिस फैसले से हजारों लाखों अभिभावकों में थोड़ी परेशानी है। और ये जो फैसला है ये शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 कक्षाओं की जो कंप्यूटर फीस है वो लेने के आदेश स्कूलों को जारी कर दिए हैं। निजी और जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे ये फीस हो जाएगी। अभी सरकारी स्कूलों की बात करें तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सामान्य विद्यार्थियों के लिए प्रति माह 110 रुपए और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 55 रुपए की ये फीस जो कंप्यूटर फीस तय की गई है। कोविड काल में इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया था, इसको नहीं लेने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब एक मुश्त 1 साल की फीस लेने के आदेश जो है वो शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। और इन तुगलकी फरमानों से निश्चित तौर से कई अभिभावक परेशान होंगे, लाखों अभिभावक परेशान होंगे जिनके बच्चे इन क्लासेस में पढ़ते हैं, क्योंकि एकदम से एक मुश्त 1 साल की फीस, ये देखिए अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की फीस लेने के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं, निर्देश दे दिए कि आप ले सकते हैं, उनको ओके कर दिया है। जाहिर है कि अब फिर से परेशानी होगी और कोई आंदोलन फिर से फूटेगा। पहले ये अभिभावक इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि उनके बच्चों से ना तो वो स्कूल जा रहे हैं और ना ही कोई दूसरी चीजें हो रही है, लेकिन पूरी फीस ली जा रही है। तमाम चीजें हुई, बस वालों को राहत दी गई, तमाम वर्गों को राहत दी गई, उद्योग वालों को राहत दी गई, होटल वालों को राहत दी गई, लेकिन अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली, उनको पूरी फीस जमा करानी पड़ी थी। और अब जो है ये नया इंजेक्शन लग जाएगा, उनको 1,000-1,200 रुपए का मिनिमम का जो है खर्चा उनका बढ़ जाएगा, एक मुश्त उनको देना पड़ेगा कंप्यूटर फीस के रूप में। तो इसको लेकर जो है अभिभावकों में गुस्सा है और ये गुस्सा जो है किसी आंदोलन के रूप में भी सामने आ सकता है। उधर कॉलेजों के विद्यार्थियों की जो परीक्षा है पिछली बार कोविड के चलते वो नहीं हुई थी, और या अगर हुई भी थी तो उनको प्रमोट किया गया था बाद में वो बेसिकली, और पूरा जो एग्जामिनेशन का सेशन था वो नहीं हो पाया था। और इस बार लेकिन सभी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी को भी, सभी को ऑफलाइन परीक्षाएं देनी होगी और उसमें पास होना पड़ेगा। तो प्रमोशन नहीं होगी स्नातक कक्षाओं की। विश्वविद्यालय ने पर तमाम तैयारियां कर ली हैं और तमाम परीक्षाएं जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो है ऑफलाइन होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर की सभी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करने का फैसला लिया है और इस निर्णय के साथ ही परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां भी शुरू कर दी है। वर्ष 2020 और 21 में केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित हुई थी, जबकि फर्स्ट और सेकंड वालों को जो है प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, और क्योंकि अभी कोविड का दौर भी नहीं है। अगर आज की बात करें तो आज सिर्फ 56 केस आए हैं, माफ कीजिए सिर्फ 41 केसेज आए हैं, 56 लोग ठीक हुए हैं, और एक्टिव केसेज की संख्या ओवरऑल जो स्टेट में है वो भी घटकर इस समय 437 रह गई है। हालांकि 23 दिसंबर को ये 395 थी, उसके बाद थर्ड वेव आ गई थी, लेकिन अभी फोर्थ वेव का दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम था वैक्सीनेशन का, उसको हमको धन्यवाद देना होगा कि उसकी वजह से काफी फर्क जो है पड़ा है। लेकिन इस बार सनद रहे कि जो लोग सोच रहे हैं कि अभी भी शायद कोई प्रमोशन का सीन बन जाए और बिना पढ़े बिना एग्जामिनेशन दिए जो है बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो जाए, तो वो प्रमोशन नहीं होगी। ये दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर है। वेतन विसंगतियों की अगर बात करें तो लगातार कर्मचारी संघ जो है हिमाचल प्रदेश के वो इस मांग को उठाए हुए हैं, इनकी जी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सियासी चर्चा हम लोग कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री वापस आ गए दिल्ली से, लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा जिसका शोर मचा हुआ था कि संगठन में बदलाव होगा, कुछ मंत्री जा सकते हैं। जब भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे, पूरा बैच ही जाएगा, लेकिन कब जाएगा अभी तय नहीं है। अभी मुख्यमंत्री ने भी कहा है आज बातों में कांगड़ा में कि फिलहाल तो चुनावी जीत पर जो 5 राज्यों में से 4 जगह बीजेपी की सरकार बन रही है उस पर जश्न का माहौल है, और ऐसे माहौल में जो है कोई बदलाव की चिंता नहीं है। और हम लोग जो है अब रिपीट की सोच रहे हैं सरकार की, और उसकी ओर जो है हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा है। लेकिन दूसरी ओर जो है पंजाब की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी अब चुनावी कवायद, चुनावी ताल ठोंक दी है। अगले चुनाव गुजरात और हिमाचल के होने हैं, और आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि इन दोनों ही जगहों पर वो कड़ी चुनौती देगी। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो कुछ सिनेरियो इस तरह से बन गया है जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लगातार
दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में और बाकी जगहों पे भी, जिस तरह जैसे गोवा में भी उसने 2 सीटें जीती हैं। उत्तराखंड में हालांकि उसने चुनाव लड़ा लेकिन उसको कोई सीट नहीं मिली। लेकिन लगता है पॉलिटिकल विशेषज्ञों को कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की फजीहत हो रही है, तो जो एंटी बीजेपी वोट है या फिर जो कांग्रेस का वोट था, कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी के साथ जो है वो जुड़ सकता है। और निकट भविष्य में अगर 1-2 राज्यों में और अच्छी परफॉर्मेंस आम आदमी की होती है तो वो फिर कांग्रेस का स्थान ले सकती है। ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी लगता है और राजनीतिक विश्लेषकों को भी लगता है। होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि अब आम आदमी पार्टी ने पहाड़ पर भी अपना भविष्य तलाशना शुरू कर दिया संजीदगी के साथ। हालांकि एक बार पहले भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था 4 सीटों पर, उसके बाद उनकी बातें होती रही, फेसबुक पे सारे अभियान चलते रहे। लेकिन आज उन्होंने रोड शो किया शिमला में। दिल्ली से बाकायदा आम आदमी पार्टी के लीडर और वहां जो मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, वो आए थे और उनकी मौजूदगी में कई लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन 2 लोगों का मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो गौरव शर्मा, ये बीजेपी में थे, युवा मोर्चा में थे। उसके बाद हिलोपा में गए महेश्वर सिंह के साथ, हिलोपा का जो यूथ विंग था उसके अध्यक्ष थे। और अभी जो है आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। ये वापस चले गए थे हिलोपा के साथ ही, दोबारा बीजेपी में चले गए थे। आज इन्होंने बकायदा पार्टी ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी। इसको शिमला का जो एमसी का चुनाव आने वाला है अभी मई में, उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो बहुत बड़े लीडर नहीं है तो बहुत छोटे लीडर भी नहीं है, युवा लीडर है और उनका कुछ ना कुछ आधार रहा है। और क्योंकि वो काउंसलर भी रहे हैं, इस चीज से भी आप डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा जो बड़ा जो घटनाक्रम हुआ आज का, वो हुआ कि राकेश चौधरी, जिन्होंने उपचुनाव लड़ा था बागी होकर बीजेपी से धर्मशाला में और अच्छे खासे वोट ले गए थे, कांग्रेस से ज्यादा वोट ले गए थे, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये तय हो गया कि धर्मशाला से आम आदमी पार्टी के अगले कैंडिडेट वो संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। फिलहाल ये तय है, आगे चलकर परिस्थितियां क्या रहती हैं क्या नहीं रहती हैं, तोड़फोड़ का दौर तो अभी अब शुरू हुआ है। मतलब इनफेक्ट इसको तोड़फोड़ भी नहीं कह सकते, अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो ये जोड़ तोड़ का हुआ है, उसके बाद तोड़फोड़ का होगा। उस दौर में पहुंचकर कौन कहां रहता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये 2 चेहरे आज शिमला में इन्होंने ज्वाइन किए, इससे पहले कुछ अफसरों ने ज्वाइन किया था। लेकिन इससे भी जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज बीजेपी कार्यकारिणी के एक सदस्य और सिरमौर जिला बीजेपी के प्रभारी के घर सत्येंद्र जैन गए थे पिछले कल शिमला आने से पहले। मैं बात पवन गुप्ता की कर रहा हूं, सोलन नगर परिषद के ये नेता रहे हैं और पिछले जो महीने थे, अगर उनमें जो बीजेपी में उथल पुथल हुई थी, तो कृपाल परमार के इस्तीफे के बाद इनका इस्तीफा भी साथ साथ में आया था और इन्होंने तब आरोप लगाए थे कि इनकी पार्टी में अनदेखी हो रही है। अध्यक्ष जो है बीजेपी के सुरेश कश्यप, उनके जिले के ये प्रभारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं राज्य कार्यकारिणी के। उस समय फिर ये चीजों को संभाल लिया गया और तब ये कहा गया कि इनका इस्तीफा सिर्फ सोशल मीडिया पे आया है और पार्टी तक नहीं पहुंचा है। तो बात आई गई होगी, ना कृपाल परमार का इस्तीफा मंजूर हुआ और ना ही इनका। लेकिन अभी इनके घर पर बकायदा लंच डिप्लोमेसी हुई है सत्येंद्र जैन की। हालांकि इन्होंने कहा है कि उनके व्यक्तिगत रिलेशंस हैं और इसको किसी दूसरी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन सियासत में तो उन्हीं नजरों से देखा जाता है। राजनीति का तो नाम ही राज की नीति है, इसलिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं और इसको एक बड़ी डेवलपमेंट माना जा रहा है। और ये डेवलपमेंट आगे चल के क्या मोड़ लेती है क्या नहीं, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह रहे कि पवन गुप्ता वहां जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनके घर सत्येंद्र जैन गए थे और वहां पे लंच करके वो गए हैं, उसके बाद शिमला गए हैं। तो इसको भी एक बड़े चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन जो अंदर का चश्मा है, जो हमारे पास इस वक्त की बड़ी खबर है, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के कई लोग आम आदमी पार्टी में जाने को आतुर बैठे हैं। हमारे पास दिल्ली से जो सूची आई है, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, उनके दफ्तर से जो हमारे पास सूची आई है, उसके मुताबिक जो है बीजेपी के जो हैं बीजेपी कांग्रेस सारे लोग 3 पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने समय मांगा है केजरीवाल से। इसके अलावा 5 जो हैं वो अध्यक्ष उन्होंने समय मांगा है, माफ कीजिए 3 पूर्व मंत्री, 5 सिटिंग एमएलए, इन लोगों ने अध्यक्ष जो है वहां समय मांगा है केजरीवाल से मिलने के लिए। इसके अलावा आधा दर्जन के आसपास पूर्व एमएलए दोनों ही पार्टियों के, उन्होंने भी टाइम मांगा है और इनमें 2 पूर्व सांसद भी हैं, 2 पूर्व सांसद भी हैं। तो देख लीजिए, 3 पूर्व मंत्री, 2 पूर्व सांसद, 5 मौजूदा एमएलए और 6 या 7 जो है एक्स एमएलए, इन लोगों ने केजरीवाल से अगले हफ्ते मिलने का समय मांगा है। ये पूरी सूची हमारे पास है, लेकिन हम अपने सूत्रों के साथ अपना किए गए वायदे के चलते हुए इस सूची को हम आपके साथ जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है, अब जब जिसकी मुलाकात होगी, जाहिर है कि आपको पता चलता जाएगा। फिर आप याद करेंगे कि हमने आपको बताया था कि
3 पूर्व मंत्री, 5 मौजूदा एमएलए, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, 5 मौजूदा एमएलए, उसमें से 2 लोग ऐसे भी हैं जो सांसद भी रहे हैं, इसके अलावा 2 लोग ऐसे जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष रहे हैं जी, और ये भी इन्होंने भी केजरीवाल से मिलने का समय मांगा है, और आधा दर्जन से अधिक पूर्व एमएलए जो पिछला चुनाव हार गए थे कांग्रेस और बीजेपी से, मैं नाम नहीं ले रहा किसी पार्टी का, उन लोगों ने भी समय मांगा है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी दिलचस्प होने वाली हैं। कर्मचारियों की बात में आ रहा हूं जी, कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है आज, उसकी चर्चा करेंगे। रैडर और इनिशियल स्टार्ट की बातें, 4-9-14 की बातें यहां हो रही है, लेकिन यहां तो कोई बड़ा झटका लग गया कर्मचारियों को, क्या लगा उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये फिलहाल आम आदमी पार्टी का सिनेरियो जो है वो इस तरह से बनता जा रहा है, और इस सिनेरियो के चक्कर में निश्चित तौर से जो यहां सत्ताधारी दल है सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होगी, क्योंकि हिमाचल का जो इतिहास है, हम लोग आंकड़ों की बात कर सकते हैं, हम लोग कुछ चीजों को जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आंकड़ों पे नजर डालें तो जब जब कोई तीसरी पार्टी यहां पे थोड़ी सी सशक्त हुई है, चाहे वो मित्रमंडल ही क्यों नहीं बना, उसने जो सत्ता में बैठी पार्टी थी उसका नुकसान किया है। ये जो है ये तय है, ये पिछले आंकड़े बताते हैं, और ये आंकड़े जो है ये दर्ज हैं, ये दर्ज है, ये कोई जुबानी कयास नहीं है। आप याद कीजिए कि जब हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन हुआ था, पंडित सुखराम ने किया था, सत्ता में यहां कांग्रेस थी, वीरभद्र सिंह थे, नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। मित्रमंडल का गठन हुआ, प्रेम कुमार धूमल सत्ता में थे, नुकसान किसको हुआ? उनकी सत्ता चली गई। हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन हुआ, सत्ता में बीजेपी थी, महेश्वर सिंह ने अलग पार्टी बना ली, बीजेपी के कुछ लोग उसमें चले गए, नुकसान किसका हुआ? बीजेपी को हुआ। तो यहां एक ये एक सेट फॉर्मेट जो है, सेट इतिहास जो है वो यही कहता है कि जब जब तीसरी ताकत यहां उभरी है तब तब यहां सिटिंग गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई है। आम आदमी पार्टी का सिनेरियो क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये इसको अलग से देखना होगा, क्योंकि इसमें इस चीज को बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी चीज कि इसमें बीजेपी के ज्यादा लोग जाते हैं या कांग्रेस के ज्यादा जाते हैं। आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल यहां कोई काडर नहीं है, आप मानिए इस बात को, ये मानना होगा, कोई बड़ा फेस उनके पास नहीं है। बड़े फेस जो थे वो आए और चले गए, और अब जो है अलग उन्होंने पार्टी बनाने की बात कर ली है। डॉक्टर राजू साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो इनफैक्ट वहां या तो वो एडजस्ट नहीं हो पाए या उनको जो है लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो पुरानी कहानी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से नेता हैं, कांगड़ा के बहुत से नेता हैं, लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी ने कितना पॉलिटिकली स्मार्ट मूव चला है कि उन्होंने उन कांगड़ा के जो नेता, 4-5 नेता कांगड़ा के भी जो टाइम मांग रहे हैं केजरीवाल से, उनको मुंह लगाए बिना जो है राकेश चौधरी जैसे एक ऐसे फेस को जो जनता से जुड़ा हुआ, जिसने वोट लेकर परफॉर्म किया, और जो फ्रेश फेस है, जो बहुत जाना माना चेहरा नहीं है, अगर कांगड़ा के दूसरे लीडर्स की बात करें जो वहां जा रहे थे, तो उस लिहाज से देखेंगे। और कांगड़ा जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी फिलहाल कांगड़ा में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही डोलड्रम्स में है, उनको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा जो है मसला है। लेकिन बीजेपी भी अलर्ट हो गई है, कांग्रेस को तो अलर्ट होना है, नहीं होना है, कितनी होते मुझे नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस की जो ओवरऑल स्थिति हुई है उसके बाद तो अभी मूर्छा वाली स्थिति में यहां होंगे। और यही वजह है कि आज उन्होंने तंज भी कसा कि कल तक जो 4 उपचुनाव जीत के सत्ता में आने की बात कर रही थी मुख्यमंत्री ने तंज कसा है, आज फिलहाल वो शांत है, सदन में भी चुप बैठे रहे हैं और उनकी बोलती बंद है, और निश्चित तौर से बोलती बंद है कांग्रेस की। वो जो है उस लिहाज से वो देख रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके लिए भी बड़ा सबक होगा। अभी तो वो यही कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी पार्टी का, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आएगी तो किसको फर्क पड़ेगा ये दिखना भी जो है शर्म शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल फर्क ना पड़े इसके लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने तय किया है कि उनके जो उत्तर क्षेत्रीय प्रभारी हैं सौदाम सिंह जी, हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं आई, इसकी कोई लिखकर कोई लेटर नहीं आया, ये तय हुआ है कि अगले 6 महीने उनका डेरा अब हिमाचल प्रदेश में लगातार रहेगा। और इसकी शुरुआत जो है 20 मार्च को घुमारवीं से हो रही है, वहां मोर्चों और प्रकोष्ठों की जो है बैठक बुलाई गई है। ये इसमें सौदाम सिंह होंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप होंगे, संगठन मंत्री पवन राणा होंगे, इसके अलावा दूसरे पदाधिकारी महामंत्री त्रिलोक जम्वाल और बाकी लोग होंगे। तो ये जो है 20 मार्च को 10 बजे घुमारवीं में प्रकोष्ठों और मोर्चों की जो है बैठक रखी गई है, और 2 बजे मोर्चों की होगी और 10 बजे जो प्रकोष्ठों की होगी। और इन बैठकों में तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इनमें जो बेसिकली जो रणनीति बनेगी, अब बीजेपी का पहले आपने नारा सुना होगा 1 बूथ 10 यूथ, लेकिन अब ये 60 से 65 तक मामला जा रहा है बीजेपी का, एक बूथ पे। तो आप सोचिए कितनी सघन तरीके से बीजेपी जा रही है। बैठकों में जो मोर्चों द्वारा एक बूथ पे 20 यूथ,
वन बूथ पे 20 प्रतिपालिकाएं 40 हो गए जी, एक बूथ पे 15 किसान 55 हो गए, और वन बूथ पे 10 अनुसूचित जाति के सदस्य 65 हो गए, और एक बूथ पे 10 ओबीसी सदस्य 75 हो गए, और एक बूथ पे 10 एसटी सदस्य 85 हो गए, और एक बूथ पे 10 अल्पसंख्यक मित्र अभियान पर जो है चर्चा की जाएगी 95। मतलब हर बूथ पे 95 बंदे इस तरह के ढूंढने, जरूरी नहीं होंगे 95, हो सकता है कि अल्पसंख्यक ना ही हो किसी बूथ पे, हो सकता है कि किसी पे ओबीसी ना हो, लेकिन ओवरऑल जहां ये होंगे वहां एक बूथ पे बीजेपी के 95 लोग तो डेडिकेटेड होंगे। इस तरह की जो है वहां पे रणनीति बनेगी। और ये रणनीति क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है कि पंजाब में जो हाल कांग्रेस का हुआ, सत्ताधारी कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी ने किया, वो यहां ना हो जाए, वो यहां ना हो जाए। क्या होता है क्या नहीं होता ये वक्त बताएगा, और वो वक्त बड़ी जल्दी आएगा, अब दूर नहीं है वो वक्त बड़ी जल्दी आएगा। और इसी बीच हम अगली खबर की अगर चर्चा करें तो पंजाब का एक हम आपको बता देते हैं कि पंजाब में जो है माननीयों के मान में कमी हो गई है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं और वहां जो है माननीयों के मान में कमी हो गई है पंजाब में। और ये कमी यह है कि उन्होंने आते ही उन्होंने तमाम जो एक्स मिनिस्टर थे या एमएलए थे उनकी सिक्योरिटी वापस कर ली है जी। उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है। पंजाब में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों की सिक्योरिटी चलती थी, किसी के साथ ज्यादा भी चलती थी, सबको विड्रॉ कर लिया गया है। और ये एक बड़ा फैसला है। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने से पहले 122 लोग ऐसे लिस्ट में आए हैं जिनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है, और ये कहा गया कि इनकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी, जिनकी जान को खतरा है, तो उसको रिव्यू किया जाएगा और हो सकता है कि उसमें से कुछ को वापस लिया जाएगा, या फिर जिनको जो है ऑलरेडी सेंटर की ओर से जो है घोषित किया गया है उन लोगों की जो है सिक्योरिटी जो है वापस नहीं ली जाएगी। ये पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी ने स्पष्ट आदेश जो है इसको दे दिए हैं, और सभी की सिक्योरिटी को जो है तुरंत प्रभाव से वापस बुला लिया गया है। और अगर किसी को कोर्ट ने अदालती आदेशों से अगर सुरक्षा मिली पंजाब में तो उसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला पंजाब से आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ा फैसला हुआ है, मैंने कहा आपको कि हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कर्मचारी यहाँ जो है उनको जो वेतनमान में जो कुछ विसंगतियां रह गई उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे दूर होंगी कैसे नहीं होगी। लेकिन उधर ओवरऑल जो है कर्मचारियों को देश के पीएफ प्रोविडेंट फंड के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को आज एक बड़ा झटका लगा है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईपीएफओ कहते हैं शॉर्ट में, उसने जो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज की दरों में कटौती कर दी गई है। और अब पीएफ पर आपका जो पैसा है पीएफ में, अब पीएफ पर 8.10 प्रतिशत जो है 8.1% ब्याज मिलेगा, और ये पिछले 40 साल में सबसे कम है। पिछले 40 साल में ये सबसे कम है। इसको जो है 1977-78 में जो है ईपीएफओ ने 8% ब्याज दिया था। उसके बाद ये हमेशा जो है 8 से ऊपर रहा है, 8.25 के आसपास रहा है। और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये 8.5 और 8.65 भी जो है ये 2018-19 में रहा था। वास्तव में 1952 में जो है पीएफ पर ब्याज देना शुरू किया गया था, तब 3% दिया गया था। बाद में ये बढ़ता गया, 1972 में ये 6% के आसपास पहुंचा, 1984 में ये 10% ब्याज दिया गया था, और सबसे अच्छा समय था 1989 से 1919 तक जो है उस समय 12% ब्याज पीएफ पे मिलता था। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से जो 8.5% मिल रहा था उसको आज घटा के 8.10 कर दिया है, और ये पिछले 40 साल में पीएफ पर सबसे कम ब्याज है। ये ऑल टाइम लो 40 साल का। तो ये एक बड़ा झटका जो है कर्मचारियों को आज लगा है, और इस झटके से निश्चित तौर से उनको जो है परेशानी होगी। यहाँ हमारे यहाँ तो अभी 2-3 चीजों की यहाँ भी बड़ी चर्चा है। अलग अलग लोग आते हैं, आपको बता जाते हैं कि आज एरियर की फाइल वहां चलेगी, आज जो है राइडर की फाइल वहां चलेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये फाइलें जो हैं ये कहाँ घूम रही हैं, तीर्थाटन पे है, पर्यटन पे है। वास्तविकता यह है कि इस पूरे मामले में अभी कुछ नहीं हो रहा है। वास्तविकता है, इफ्स एंड बट्स वाला मामला नहीं, सनसनी फैलाने वाला मामला नहीं है। एरियर को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कितनी किस्तें देनी है, कब कब देनी है, कोई फैसला नहीं। ये सारे कयास हैं कि आपको 1 अप्रैल में मिलेगी, फिर 1 जून में मिलेगी, फिर दूसरी चुनाव से पहले मिलेगी। ये सब जो है
आप इसको गप्पे कह लीजिए, क्योंकि जब तक होती नहीं है तब तक तो गप्पे ही कहेंगे। तो ये सब कयास हैं, कयासों का जो है कोई आधार नहीं होता। और इसी तरह जो राइडर वाला मामला है वो भी फंसा हुआ है, 4914 वाला मामला भी नहीं है। हालांकि आज फिर से संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने जो है नाराजगी जताई है कि अगर ये वेतन में संख्या दूर नहीं की जाती तो फिर से आंदोलन करेंगे। उधर एनपीएस वाले ओपीएस को लेकर फिर से आंदोलन करने के मूड में है, लेकिन मजेदार ढंग से जो है कुछ चीजें सरक ही नहीं रही हैं। सबसे बड़ा जो दिलचस्प मामला है वो है पुलिस विभाग के जो 5500 हमारे पुलिस वालों को लाभ मिलना था माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, वो लाभ जो है वो पता नहीं कहां चला गया है। वित्त और फाइनेंस और पर्सनल के बीच में जो है फाइल फंसी हुई है और ये पता नहीं कब तक फंसी रहेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे फंस गई वहां पे। ये कोई ऐसी कौन सी सड़क है जो ठीक नहीं हो रही है, और ये परेशानी है वहां पे इस पूरे मामले को लेकर। लगातार जो है इस फैसले का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी लगता है कि 15-20 दिन तक जो है कुछ और भी मामला जो है नहीं अभी होने वाला। और अगर 15-20 दिन और लेट हो जाते हैं तो फिर दिक्कत यह हो जाएगी कि जो 31 मार्च वाली डेडलाइन है पे फिक्सेशन के लिए, आपने क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, वो डेडलाइन भी जो है वो पुलिस विभाग वालों के लिए चली जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। मुख्यमंत्री 3-4 बार कह चुके हैं, जाति भरी उन्होंने जब दिल्ली गए थे तब भी कहा था उन्होंने कि मुझे वापसी पे आके जो है ये चीज चाहिए होगी और मैं देखना होगा और मैं इसको करना चाहता हूं। लेकिन क्यों अफसर जो है इसको लटका रहे हैं और अफसरों के मुख्यमंत्री का कोई जोर क्यों नहीं चल रहा, ये समझ से बाहर है। और ये जो है ये अभी भी स्थितियां ये हैं कि 10-15 दिन कहा जा रहा है कि इसमें लगेंगे नोटिफिकेशन आने में, स्टडी किया जा रहा है, पता नहीं क्या स्टडी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी देर में तो कई कुछ स्टडी हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुलिस का जो बल है उसका मनोबल गिर रहा है, इससे उसका मनोबल गिर रहा है और ऑल टाइम लो ये उनका मनोबल चला गया है। कर्मचारियों का मनोबल जब लो हो जाता है, अलग अलग वजह उसकी रहती है, चाहे वो एनपीएस वालों पे जो केस हुआ है प्रदर्शन को लेकर उसकी वजह से उनका मनोबल गिरा हुआ है, वो परेशान है। उधर जो है वो दूसरी ये पुलिस वालों का मामला हो गया, कुछ और चीजें हैं उनको लेकर जो है कर्मचारियों को अगर मनोबल गिर जाता है तो जिस प्रदेश के कर्मचारियों को मनोबल गिरेगा तो जाहिर है कि उस प्रदेश के जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। और अगर इलेक्शन ईयर में काम सही ढंग से नहीं हो पाएंगे तो इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो पॉलिटिकल जो सेटअप होता है उसको भुगतना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने तो आईएएस ने तो आईएएस रहना जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने प्रमोट ही होना है, उसने नीचे तो जाना नहीं है, सेक्रेटरी तो बनना नहीं उसने, और उसको कोई फर्क पड़ना नहीं है। उसको गाड़ी मिलेगी, अर्दली मिलेंगे, कोठी मिलेगी, पूरा खर्चा रहेगा, ठसक पूरी रहेगी। आम कर्मचारी को परेशानी होगी, उसको परेशानी होगी तो सर पॉलिटिकल सेटअप को परेशानी होगी, और पॉलिटिकल सेटअप को जब परेशानी होती है तो फिर बड़ी देर बाद ये चीजें आती हैं। तो ये 13वें महीने के भत्ता छोड़ दीजिए जी पुलिस वाला, अभी तो ये तय नहीं हो रहा है कि उनको देना किस तरह से देना है, नया पे बैंड किस तरह से देना है, वही तय नहीं हो रहा है। 13th मंथ की सैलरी वाला जो भत्ता मिलता है वो तो छोड़ दीजिए आप। तो ये जो है ये परेशानी है। और एक जल रक्षकों वाला मामला भी है, उनके 900 रुपए बढ़े हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। 14 तारीख को फिर से वो जल शक्ति मंत्री से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे लिए स्थायी नीति बनाई जाए और हम भी पूरे जोर शोर से ये हमारा भी मानना है कि उनके लिए कुछ स्थायी नीति होनी चाहिए। 3600 से आपने किसी की मासिक जो सैलरी है वो 4500 कर दी। 4500 रुपए में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है 4500 रुपए में। ये इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मनरेगा से अभी भी कम है ये दिहाड़ी, जबकि काम पूरा पूरा दिन ये जल रक्षक करते हैं। 9000 परिवार जुड़े हुए हैं, 9000 लोग हैं इसमें, 9000 परिवार जुड़े हुए हैं और ये भी एक बड़ा जो है अंतर रखते हैं। अगर 12 जिलों में आप देखिए 9 को 5 से गुना करिए, 45,000 के आसपास, 40-45,000 के आसपास वोट जो 12 जिलों में है तो उनका कितना फर्क पड़ता है। पिछली बार 8 सीटें ऐसी थी जो 1000 से नीचे नीचे छूटी थी, तो आप सोचिए अगर वो नहीं छूटती तो कहां जाती। तो ये प्रॉब्लम है। एक बड़ी खबर इस वक्त की और आ रही है कि दुनिया में हिमाचल में पहली बार ब्रेन डेड मरीज का अंगदान हुआ है जी। ब्रेन डेड 18 वर्षीय युवक ने जो है अंगदान हुआ है और उससे कई जिंदगियां जो है बनेगी। और ये जो है कांगड़ा जिले की टांडा मेडिकल कॉलेज में इस तरह का मामला सामने आया है। ये पहली बार जो है कैडवरिक ऑर्गन डोनेशन हुआ है जी। और
सड़क दुर्घटना में जो है 18 वर्षीय विशाल की 10 मार्च को घायल हो गए थे और उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। हेड इंजरी होने के कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, परिजनों ने लुधियाना से निजी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट करवाया उनको, और उनको जो है वहां पे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। और उनके जब ठीक होने की कोई आशा नहीं हुई तो वापस उनको टांडा लाया गया। उनके परिजन उनको टांडा ले आए और वहां उनको रखा गया था उसके बाद आईसीयू में। और इसके बाद जो है परिजनों को वहां डॉक्टर्स ने कुछ ने जो है मोटिवेट किया अंगदान के महत्व को लेकर, और फिर जो है परिजनों ने जो है उसके अंगदान देने की जो है वो प्रतिबद्धता दर्शाई और उसको जो है ओके किया उन्होंने। और ये जो है 2 से ढाई घंटे जो है रिट्रीवर प्रक्रिया चली है। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ये रिट्रीवर प्रक्रिया आज शुरू हुई थी, 2 से ढाई घंटे चली और इस दौरान मरीज के शरीर से 2 किडनी 2 कॉर्निया निकाले गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से कुछ ही घंटे के भीतर किडनी से भरे कंटेनर्स को वाहन के जरिए पीजीआई पहुंचाया गया है। और इस दौरान पीजीआई से एचओडी रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी आशीष शर्मा, डॉक्टर सरप्रीत, डॉक्टर विवेक ठाकुर ये वहां मौजूद रहे। और किडनी भी जो है पीजीआई भेजी गई है इनकी, और 2 कॉर्निया जो है टांडा में ही ट्रांसप्लांट की जाएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो ये शख्स जो है देखिए इस तरह से अमर हो गया कि ये जाते जाते भी 4 या उससे ज्यादा लोगों को जो है अंगदान अपने जो है करके गया है। और इसके चलते जो है अब ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस तरह का ग्रीन कॉरिडोर बना था। पुलिस प्रशासन के सहयोग से टांडा मेडिकल कॉलेज से लेकर पीजीआई चंडीगढ़ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। और कांगड़ा, ऊना, रोपड़, मोहाली, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है ऑर्गन ले जाने वाले वाहन को प्राथमिकता के तौर पर आगे भेजा गया ताकि दान किए गए अंगों को कम से कम समय में पीजीआई पहुंचाया जा सके। प्रदेश के आईजीएमसी अस्पताल में वर्ष 2021 में स्टेट ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो का स्थापित की गई है, जो कि लोगों को लगातार अंगदान के महत्व को बता रही है। तो ये पहला जो है अंगदान एक ब्रेन डेड व्यक्ति का हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो है अंग उसके पहुंचाए गए हैं पीजीआई। और चलते चलते एक मुद्दा और जो लगातार हम उठा रहे हैं, हमारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला के, उनका स्टाइपेंड का मामला लंबित है, वर्षों से लंबित है। उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है, उनको 15,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, जबकि बाकी जगहों पे ये लाख लाख रुपए भी है दिल्ली में। और पड़ोसी राज्यों में ये 35 से 40,000 है, यहाँ 35,000 एमबीबीएस वालों को मिलता है। वो चाहते हैं कि एट पार उनके भी हो जाए। मुख्यमंत्री से वो मिल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं, सब जगह चीजें ओके हैं, लेकिन वही बात है कि फाइल कहीं फंस गई है, नोटिफिकेशन नहीं हो रही, जैसे पुलिस वालों की नहीं हो रही, वो फंस गई है। जो आईटी 817 पे तमाम चीजें तय हैं जी, मुख्यमंत्री को वो फाइल दे दी गई है, मुख्यमंत्री उस पर देखेंगे उस जवाब को, और अगर वो संतुष्ट हुए तो उसको जो है फिर कोर्ट में आगे मूव कर दिया जाएगा। ये जीओआईटी की खबर है। तो सारी चीजें हो रही हैं, थोड़ी स्लो हो रही हैं, जो स्पीड इनको पकड़नी चाहिए क्योंकि चुनावी वर्ष है, तभी जो है लाभ मिलेगा सरकार को। चलिए जो हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। कोई मुद्दा छूट गया होगा तो कल फिर आएंगे और उसको फिर से उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। होमगार्ड वाला बिल्कुल राकेश चंदेल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, याद दिलाया। होमगार्ड के जवानों का प्रॉब्लम यह है कि 8500 का ये टोटल फ्लीट है, अभी 6500 है। इनको 675 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से नौकरी दी जाती है और 90 दिन के बाद ब्रेक है, और इतने पैसे नहीं बनते हैं कि जो है इनका गुजारा हो, क्योंकि 90 दिन के बाद ब्रेक देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 90 दिन किसी को लगातार मिले, ये चाहते हैं कि साल भर इनको या तो जो है ड्यूटी दी जाए या फिर इनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए। जो मूल इनकी मांग हुई है कि स्थायी नीति बनाई जाए और एक मिनिमम वेजेस जो है 18-19 हजार रुपए का वो तय कर दिया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो महिला होम गार्ड हैं, जो महिला गृह रक्षक हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनको बाकी कर्मचारियों की तरह जो है न तो छुट्टी का लाभ मिलता है और न ही पैसे मिलते हैं। तो मतलब जब आप मौजूद हैं ड्यूटी पे तो आपको 675 रुपए के लिहाज आधार पर दिहाड़ी मिलती है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर आपके लिए परेशानी है। और निश्चित तौर से ठीक है, ये जल रक्षकों से तो कहीं ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि परिवार पाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।